Hello. Greetings of the day to everyone. Today we are going to discuss a very important topic as well as a very interesting topic. The topic of discussion is BRICS. Before getting into the topic, I'll share a small thing with you. If you look around the world, आज आप पूरी दुनिया को देखते हैं अलग अलग जगह पे, तो आप देखते हैं दुनिया में बहुत सारी ग्रुपिंग है, बहुत सारे कंट्रीज ग्रुपिंग्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आशियान कंट्रीज, आशियान का अपना एक ग्रुप है. Other example is SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation. साउथ एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है. ब्रिक्स कंट्रीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उनका अपना एक ग्रुप है. NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अ यूएस लेड ग्रुप. G7, अगेन इन विच यूएस इज वेरी पावरफुल. अब इतने सारे ग्रुपिंग्स की क्या जरूरत है? क्यों बनते हैं इतने सारे ग्रुप्स दुनिया में? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है. अगर आपके साथ एक दोस्त, बहुत प्रबल दोस्त होगा, एक स्ट्रॉन्ग दोस्त होगा, आपका एलआई एक स्ट्रॉन्ग एलआई होगा, तो आपको एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला मिलेगा. उसकी छत्र छाया में आप एकदम आराम से रह सकते हैं. तो ग्रुपिंग का एक सबसे बड़ा एजेंडा है दैट यू विल हैव अ सिक्योरिटी अम्ब्रेला. दूसरा जो ग्रुपिंग का एजेंडा है दैट इज इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट. आपको ट्रेड करने को मिलेगा. ब्रिक्स भी एक ऐसा ग्रुपिंग है तो जिसके बारे में 2006 में 2006 में एक इनफॉर्मल डिस्कशन हुआ था. इस ग्रुपिंग को 2009 में फॉर्मलाइज करा गया था. इस ग्रुपिंग में इनिशियली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना जैसे कंट्रीज थे. बाद में इस ग्रुपिंग में साउथ अफ्रीका ऐड हो गया. पर पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है इस ग्रुपिंग में बहुत सारे कंट्रीज ने अपनी इच्छा जताई है कि इस ग्रुपिंग का पार्ट बने, और काफी सारे इसमें फुल टाइम मेंबर्स भी बने हैं. अब पिछले कुछ सालों में इन्होंने एडिशनल मेंबर्स को ऐड भी किया है. अभी फिर एक मेंबर ऐड हुआ है, इसलिए ब्रिक्स नेशन न्यूज में है. सो लेट अस डिस्कस अबाउट वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल ग्रुपिंग विथ वेरियस सुपर पावर्स इन इट कॉल्ड एज ब्रिक्स. नाउ लेट अस डिस्कस द न्यूज. इंडोनेशिया ज्वाइंस ब्रिक्स एज अ फुल टाइम मेंबर या फुल मेंबर. इंडोनेशिया ब्रिक्स को ज्वाइन कर चुका है एज अ फुल मेंबर. नाउ इंडोनेशिया हैज ऑफिशियली बिकम अ फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप. ऑफिशियली अब ब्रिक्स ग्रुप का इंडोनेशिया मेंबर हो चुका है. ये अनाउंस किसने किया था? ब्राजील गवर्नमेंट. अब ब्राजील का गवर्नमेंट क्यों अनाउंस कर रहा है कि भाई इंडोनेशिया ब्रिक्स ग्रुप का फुल टाइम मेंबर बन चुका है? उसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है. ब्रिक्स का प्रेसिडेंटशिप कि कौन होगा एक पर्टिकुलर ईयर के लिए ब्रिक्स का प्रेसिडेंटशिप, वो हर साल चेंज होता है. अभी ब्रिक्स का प्रेसिडेंटशिप इसके हाथ में, ब्राजील के हाथ में. तो ब्राजील गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इंडोनेशिया फुल टाइम मेंबर बन चुका है. अब Indonesia's foreign ministry expressed that this membership is vital for strengthening partnership with other developing nations. अब इंडोनेशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह बोला है, जैसे ही ब्राजील ने अनाउंस कर दिया कि इंडोनेशिया ब्रिक्स का एक फुल मेंबर बन चुका है, इंडोनेशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने उनको थैंक यू कहते हुए या ब्रिक्स नेशन को थैंक यू कहते हुए यह कहा है कि उनके देश के लिए भी यह बहुत गर्व की बात है, प्राउड फील करने की बात है कि भाई वो ब्रिक्स का मेंबरशिप मिल गया है, उनको फुल मेंबरशिप मिल गया है, और जिससे वो अपने इकोनॉमिक टाइज, ग्लोबल टाइज को और बेहतरीन बना सकते हैं. अब ब्रिक्स के बारे में थोड़ी चीजें जानते हैं. ब्रिक्स इज एन एक्रोनिम रिप्रेजेंटिंग ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. जैसे मैंने आपको बोला, ब्रिक्स नाम कहां से आया? वो इन कंट्रीज के फर्स्ट लेटर से आया है. ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ये एक इनफॉर्मल ग्रुप था, इनफॉर्मली एस्टैब्लिश हुआ था 2006 में, बट ये फॉर्मलाइज हुआ 2009 में. इनफॉर्मल ग्रुप 2006 में बना और 2009 में ये फॉर्मलाइज हुआ. अब इसका इनॉग्रल समिट है, जो ब्रिक्स का जो इनॉग्रल फर्स्ट मीटिंग था वो कहां पर हुआ? यekaterinburg, रशिया. इनॉग्रल मीटिंग यekaterinburg, रशिया में हुआ था, और इनॉग्रल समिट के बाद इसमें क्या हुआ? फॉलोइंग ईयर में साउथ अफ्रीका ने ऐड ऑन कर लिया. साउथ अफ्रीका ज्वाइंड द फॉलोइंग ईयर, एक्सपेंडिंग द ग्रुप्स इन्फ्लुएंस. तो पहले जब आए तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना था. 2006 में इसकी बात हुई थी, फॉर्मली मिलते थे. 2009 में ये फॉर्मलाइज हुआ. ठीक है. इनॉग्रल समिट यekaterinburg, रशिया में हुआ. ठीक है. अब साउथ अफ्रीका के आने, उसके बाद साउथ अफ्रीका इसमें ज्वाइन करता है और ग्रुप एक्सपेंड हो जाता है. इस ग्रुप में आए समय में बहुत सारे एडिशनल मेंबर्स ऐड ऑन हुए हैं. जैसे अगर आप देखोगे
इंक्लूडिंग ईरान ऐड ऑन हुआ है, इजिप्ट ऐड ऑन हुआ है, इथियोपिया, यूएई जैसे कंट्रीज ऐड ऑन हुए हैं। अब समझने वाली बात यह है, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया एंड यूएई जैसे कंट्रीज जब ब्रिक्स पे ऐड ऑन होते हैं, इस कंट्रीज के रिसोर्सेज को भी ब्रिक्स नेशन अपने लिए यूज कर सकता है और इन कंट्रीज के साथ भी ट्रेड बेहतरीन कर सकता है। और मतलब ये क्या दिखाता है, जब ये कंट्रीज इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, ईरान ऐड हो गए तो ब्रिक्स नेशन का एक ग्रोइंग प्रोस्पेक्ट दिखाता है या प्रोमिनेंस दिखाता है। नाउ Intergovernmental organization is currently looking to cement its reputation as an alternate to G7 grouping, which is led by US. आपको पता है there has been always a tussle between China and USA. There has been always a tussle between Russia and USA. अभी आप देख सकते हैं ना, यूक्रेन और रशिया के मैटर में भी यूएसए ने किसका साइड लिया? यूक्रेन का साइड लिया। चाइना और यूएसए का भी लगभग हर वक्त प्रॉब्लम चलता रहता है, ठीक है, बट इंडिया एक डिप्लोमेटिकली हैंडल करता है चीजों को और हम किसी की तरफ अलाइन नहीं होते, हम किसी से लड़ाई झगड़ा भी ज्यादा नहीं करना पसंद करते। तो अब क्या है, G7 कंट्रीज में यूएसए का डोमिनेंस बढ़ रहा है, यूएसए बहुत पावरफुल हो रहा है। अब वो ब्रिक्स को क्यों लेकर आए हैं? ब्रिक्स को क्यों लेकर आए हैं कि भाई ब्रिक्स को प्रोस्पेक्ट को क्यों बढ़ा रहे हैं कि G7 कंट्रीज के रेप्यूटेशन को चैलेंज करे या उसके माइट को चैलेंज करे या उसके सामने खड़े हो कि G7 कंट्रीज कुछ यूनाइट होकर बोलते हैं तो सामने ब्रिक्स रहे। अब ऐसा नहीं है कि भाई ब्रिक्स कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता या ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तक ही सीमित है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखोगे तो ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई जैसे कंट्रीज ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है और लगभग 30 कंट्रीज ने अपनी इच्छा जताई है। देयर आर 30 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसने अपनी इच्छा जताई है ब्रिक्स को ज्वाइन करने की। फॉर एग्जांपल ज्यादातर कंट्रीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इन्होंने भी अपनी इच्छा जताई है कि वो ब्रिक्स को ज्वाइन करें। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ इंडोनेशिया, बात यह है कि भाई इंडोनेशिया ब्रिक्स का मेंबर कैसे बना। इंडोनेशिया ब्रिक्स का मेंबर बनता है विद इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग द ब्लॉक। बहुत समय से इंडोनेशिया जर्नी टू ब्रिक्स इज अ मेंबरशिप बिगन विद लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग द ब्लॉक। अब इंडोनेशिया ने एकदम अचानक डिसीजन नहीं लिया कि हम ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। इंडोनेशिया ब्रिक्स कंट्रीज के साथ, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सब के साथ लगभग बहुत टाइम से बात कर रहा था कि हमें भी ब्रिक्स का मेंबरशिप बनना है और फाइनली उनको मेंबरशिप मिल गया। बट इस मामले में कि भाई इंडोनेशिया ब्रिक्स का मेंबर बनेगा, इंडोनेशिया को फुल टाइम मेंबरशिप देना है, ये कब डिसाइड हुआ था? ये 2023 में डिसाइड हुआ था। ठीक है, द अप्रूवल फॉर द मेंबरशिप ऑकर्ड एट 2023 समिट। 2023 में जो ब्रिक्स का समिट हुआ था उसमें ये डिसाइड हुआ था कि इंडोनेशिया जो कंट्री है उसको ब्रिक्स का फुल टाइम मेंबरशिप देना है विथ ब्राजील प्रेसिडेंसी फैसिलिटेटिंग द प्रोसेस। और ये उस टाइम पे 2023 में क्या था, ब्राजील की प्रेसिडेंसी, और आज भी ब्राजील की प्रेसिडेंसी है, तो ब्राजील की प्रेसिडेंसी में इंडोनेशिया को ब्रिक्स का मेंबरशिप मिला है। नाउ बट इंडोनेशिया ने क्या कहा था कि भाई बहुत टाइम से ये बोल रहे थे कि भाई हमें ब्रिक्स का मेंबर बनना है। अब 2023 में जब ब्रिक्स का समिट हुआ तो ब्राजील जो उस टाइम का प्रेसिडेंट था उन्होंने कहा चलो मान लिया भाई, बाकी लोगों का भी ओपिनियन लिया गया और मान लिया कि चलो भाई इंडोनेशिया को मेंबरशिप दे देते, फुल मेंबर दे देते। अब इंडोनेशिया ने कहा, क्या बोला, हमारे देश में एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है, उनके देश में इंडोनेशिया में एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है। वो इलेक्शन अक्टूबर 2024 में हुआ था। जैसे ही वो इलेक्शन कंप्लीट होंगे हम ब्रिक्स ज्वाइन कर लेंगे। इंडोनेशिया चूज टू फाइनलाइज इट्स मेंबरशिप आफ्टर 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन व्हिच लेड टू द प्रेसिडेंट परबैबो सुबियांटो टेकिंग द ऑफिस इन अक्टूबर। 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था। उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन पावर में आया था? परबैबो सुबियांटो, जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हुए थे, और उन्होंने कहा था कि इसी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद वो ज्वाइन करेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। आगे चलते हैं, गोल्स ऑफ ब्रिक्स। भाई ब्रिक्स का मेजर एजेंडा क्या है? जैसे इंडोनेशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ब्रिक्स का मेंबरशिप मिलने के बाद क्या बोला कि भाई हम डेवलपिंग कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके अपने ट्रेड प्रोस्पेक्ट को, अपने इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को बेहतर करेंगे। वही ब्रिक्स का एजेंडा है, कंट्रीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कंट्रीज को असिस्टेंस देना और कंट्रीज को एक ट्रेड फैसिलिटेट करना, यही सारा ब्रिक्स का एजेंडा है। ब्रिक्स कुछ प्रिंसिपल्स पे बिलीव करता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है, एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट देंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट व्हिच फुलफिल्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। ऐसा डेवलपमेंट करेंगे जो आज की जनरेशन की नीड को पूरी करे विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करेंगे, एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन की कोई एबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
आज का डेवलपमेंट होना है, एनवायरमेंट डैमेज नहीं होना है और फ्यूचर जनरेशन की क्षमता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ऐसा डेवलपमेंट करेंगे। तो जो ब्रिक्स है इक्वालिटी पे बिलीव करता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बिलीव करता है। और इंडोनेशिया भी तो यही चाहेगा ना कि डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलकर वो अपने ट्रेड प्रोस्पेक्ट को, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट को बेहतरीन बनाए। तो इसलिए इंडोनेशिया ने ब्रिक्स नेशन को ज्वाइन करा है। अब ब्रिक्स नेशन की मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करता हूं। अगर ब्रिक्स नेशन का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखेंगे, ठीक है, पूरे ग्लोबल लेवल में कितना बहुत सारा पॉपुलेशन है, उसमें से 3.5 बिलियन पीपल ब्रिक्स कंट्री, जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं उसमें से आता है। 3.5 बिलियन पीपल कितने ब्रिक्स के मेंबर्स में से आता है। अगर आप पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन को ले लो, उसमें से 3.5 बिलियन पीपल ब्रिक्स कंट्रीज में आता है। लगभग ये 45% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है। अगर ग्लोबल पॉपुलेशन 100% है तो 45% उसका ब्रिक्स नेशन में लाई करता है, ठीक है। तो इस कंट्रीज का, इस पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन भी ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा होगा। The combined economies of the members exceed $28.5 ट्रिलियन। अगर सारे ब्रिक्स के मेंबर्स का इकोनॉमी को आप कंबाइन कर दो तो 28.5 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। लगभग पूरे ग्लोबल इकोनॉमी का 28% ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी लाइज इन द ब्रिक्स नेशन। अब जैसे इसमें 45% ऑफ द पॉपुलेशन, 28% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, ये सारे ब्रिक्स नेशन में लाई करता है। अब जैसे इसमें इंडोनेशिया, ईरान, यूएई, इजिप्ट, ये सब ऐड ऑन हुए तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को भी बेहतर बना सकता है। एंड ब्रिक्स इज मूविंग स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट अस मूव फर्दर। नाउ जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है ब्रिक्स नेशन का? जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है ब्रिक्स नेशन का? अब एक बात समझिए, access to substantial energy reserves particularly from Saudi Arabia and Iran is crucial for the group's energy cooperation। अब जैसे ही इस ग्रुपिंग का मेंबर ऑलरेडी सऊदी अरेबिया और ईरान जैसे कंट्रीज बन गए हैं तो उस देश के एनर्जी रिजर्व्स को ये यूज कर सकते हैं और उसको परचेज कर सकते हैं, वो बहुत इजी हो जाता है। दूसरा, जैसे इजिप्ट और इथियोपिया जैसे कंट्रीज इसके मेंबर बन गए हैं तो ये बहुत सारे ट्रेड रूट को एक्सेस कर पाएंगे जो इस कंट्रीज के पास है, जैसे स्विस कैनाल, रेड सी, इसको एक्सेस करने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे ईरान सऊदी अरेबिया मेंबर बन गया तो उनका एनर्जी रिसोर्स यूज कर लो। इजिप्ट और इथियोपिया जैसे कंट्रीज ट्रेड इसके मेंबर बन गए तो उसके पास का ट्रेड रूट रेड सी, स्विस कैनाल यूज कर लो। और दूसरा, आप सबसे बड़ा जो फैक्टर है चाइना और रशिया यूएस के टोटली अगेंस्ट है, ठीक है। अब पहले पूरे दुनिया को यूएस एक मोनोपोली तरीके से चलाता था, अब वो ये नहीं चाहता है, चाइना और रशिया बिल्कुल नहीं चाहता है इन सिंपल वर्ड्स यूएस का डोमिनेंस हो। वो चाहते हैं कि भाई यूनिपोलर वर्ल्ड ना हो, सब यूएस सेंट्रिक ना हो, देयर शुड बी मल्टीपल पिलर्स, बाइपोलर वर्ल्ड हो। तो ब्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चैलेंज द माइटी पावर ऑफ यूएसए। और दूसरी बात यह है, अभी यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, ठीक है, यूक्रेन और रशिया वॉर हुआ, यूएस ने और यूएस के एलाइज ने रशिया में बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगाए। उस सैंक्शंस के बावजूद भी 2024 में ब्रिक्स, ये स्टेटमेंट पढ़िए, ब्रिक्स सिंबलाइजेस द इमर्जेंस ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। मैंने अभी आपको बताया ना कि बाइपोलर वर्ल्ड या मल्टीपोलर वर्ल्ड, प्रोवाइडिंग चाइना एंड रशिया विद प्लेटफॉर्म टू स्ट्रेंथन टाइज। मतलब ऐसा वर्ल्ड जहां पर मल्टीपल कंट्रीज पिलर्स हो। The BRICS forum hosted by Vladimir Putin showed that Russia still has global allies despite the Western sanction। 2024 का ब्रिक्स फोरम को रशिया ने जब ऑर्गेनाइज किया, जब व्लादिमीर पुतिन ने उस चीज को ऑर्गेनाइज किया, तो जब ब्रिक्स के और मेंबर्स वहां पे गए तो ये पता चलता है कि यूएस के सैंक्शंस लगाने के बाद भी आज भी दुनिया में रशिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। दैट इज ऑल अबाउट ब्रिक्स, अ गुड aspect that Indonesia has joined the BRICS nation. That's all for the day. Thank you so much and have a nice day. Stay safe.